हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6 विज्ञान भारती यूपी बोर्ड के पार्ट 7 को। पार्ट 7 का नाम है जीवों में अनुकूलन। इस वीडियो में हम लोग इसके सभी प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। ये जो पहला जो प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न दिया हुआ है, तो आइए इसको देखते हैं। प्रश्न को दिया गया है सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, इसमें जो क नंबर प्रश्न है, मेढक रहता है, यानी मेढक कहाँ रहता है, ऑप्शन में से आपको बतलाना है। स्थल पर, जल में, जल तथा स्थल दोनों जगह, वायु में, यानी स्थल मतलब कि ज़मीन पर भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है, और ये पानी में भी रह सकता है, यानी कि तीसरा जो इसमें ऑप्शन आपका है करेक्ट है। जल तथा स्थल दोनों जगह मेढक रह सकता है। जो आपका ख नंबर प्रश्न है, मछली सांस लेती है, यानी मछली जो सांस लेती है वो किस के द्वारा लेती है। ठीक है, गिल्स, फेफड़ा, त्वचा, पंखों द्वारा। तो जो मछली सांस लेती है उसको क्या बोलते हैं, उस अंग को गिल्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ग नंबर देख लेते हैं। ऊंट के कुबड़ में संचित होता है, क्या होता है, बसा होता है। इसमें पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला जो घ नंबर प्रश्न है आपका, तो यहाँ पे टाइप करने में मिस्टेक हो गया, गलत हो गया, ये नहीं है। ठीक है, ये जो इसको काट दिए, कुछ नहीं है। प्रश्न आपका घ नंबर आपका करेक्ट होगा। नागफनी का पौधा है, यानी कि नागफनी का पौधा किस प्रकार का पौधा है, जलीय पौधा है, मरुस्थली पौधा है, कि ऊपरी रोही है, आरोही है। तो ये जो इसका प्रश्न होगा दूसरा, मरुस्थलीय। ये जो नागफनी का पौधा है मरुस्थलीय है। ठीक है, घ नंबर प्रश्न है आपका, जलीय वातावरण में पाया जाने वाला पौधा है। ठीक है, यानी कि जल में जो पौधा पाया जाता है वो कौन होता है, तो वो हो गया मटर, सिंघड़ा, आलू, मक्का। तो देखें जो सिंघड़ा, ठीक है, सिंघड़ा जो होता है वो पानी में होता है ये। ठीक है, तो ये जलीय वातावरण में पाया जाने वाला पौधा है आपका है। और एक सिंघड़ा बोलते हैं समोसा को, तो उसको मत समझ जाइएगा आप लोग, ये फल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर जो क्वेश्चन है, ये हम लोगों का रिक्त स्थान पूर्ति करने वाला है, तो इसको हम लोगों को देख लेना है। तो आइए समझते हैं इसका। मेढक पानी में श्वसन करता है। जो मेढक पानी में श्वसन करता है उसको क्या बोलते हैं, त्वचा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो ब्लू कलर का किया गया है, ये किताब में आपका खाली स्थान दिया गया है, और यहाँ पे मैंने इसको कलर कर दिया है ताकि आप समझ जाएंगे रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पे यही भरना है। नागफनी एक मरुस्थलीय वातावरण का पौधा है, तो ये जो आपका क्या था, खाली स्थान था। अल्प विकसित जड़ें तथा वायु मृदुतक जलीय पौधों में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जलीय भर देंगे आप लोग। ठीक है, आलू एक भूमि का पौधा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे खाली स्थान था, आलू एक भूमि का है, क्या है, पौधा है। ठीक है, तो अगला जो आपका है, पक्षियों की हड्डियाँ होती है, क्या होती है, खोखली होती है, यानी कि बीच से खाली होता है, वो कहने का मतलब यहाँ पे है। तीसरा प्रश्न आपका है, सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। देखिए, मरुस्थलीय पौधे कोमल तथा कमज़ोर तने वाले होते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा, क्योंकि ये सही चीज़ होता है। ठीक है, तो ये क्या सही मतलब जो चीज़ अगर सही है तो उसको सही बताना है, जो चीज़ गलत है अगर तो उसको गलत कर देना है। तो दिया गया है कि मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं कोमल तथा कमज़ोर तने वाले होते हैं, तो नहीं, वो मजबूत भी होता है, मजबूती होता है उसमें। ठीक है, तो इसलिए आपको गलत कर दिया यहाँ पे। पक्षियों की हड्डी खोखली तथा वायु से भरी होती है, तो ये सही बात जानते हैं हम लोग कि पक्षियों की हड्डियाँ होती हैं वो खोखला होता है और वायु से भरा होता है, यानी हवा से भरा होता है। यहाँ सही आपका हो जाएगा। ग नंबर, मरुभिद पौधों में जड़ें अल्प विकसित होती हैं, ये गलत हो जाएगा आपका। घ नंबर प्रश्न जो आपका है, शरीर पर घने तथा लंबे बाल और त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं में वातावरण से अनुकूल करने में सहायक होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि ये सही है। ठीक है, जो चौथा प्रश्न आपका है मिलान करने वाला है। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं, मिलान कर लीजिए, समझ लीजिए इसको। स्तंभ दिया हुआ है क और ख, तो यहाँ पे दिया गया वायुकोश, सल्क, मेढक, उपचर्म, चिड़िया। तो ये किसी प्रकार से संबंध रखता है ये अपने आप में, तो इसको आपको मिला देना है। तो देखिए वायु आपका है तो पक्षी, देखिए वायुकोश पक्षी, यानी कि जैसे कि जो हड्डियाँ होता है ना पक्षियों की, जो खाली होता है वायुकोश से भरा होता है यहाँ पे, तो मतलब जिस तरह से किसी न किसी प्रकार से आपस में संबंध रखते हैं ये लोग, मतलब ये स्तंभ क और स्तंभ ख में, तो आपको मिलान करना है। तो आपको परीक्षा में इस तरह से नहीं लिखना है कि तीर इधर का इधर कर देना है। यदि परीक्षा में स्तंभ मिलान करने वाला क्वेश्चन कोई भी आए तो इसको यहाँ पे लिखिए क
और डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से तीर मारिए और इसका वायु को उसका पक्षी, तो यहाँ पे पक्षी लिख दीजिए। ऐसे लिखने से अच्छा रहता है, नहीं तो तीर से भी मिला सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जो सल्क है इसका क्या हो जाएगा, सल्क का हो जाएगा आपका मछली, मेढक का हो जाएगा पादजल, उपचर्म का जलकुंभी, चिड़िया पंख। ठीक है, अगला देखते हैं 5 नंबर प्रश्न जो हम लोगों का है। 5 नंबर जो प्रश्न पूछा है कि अनुकूलन किसे कहते हैं और मरुस्थलीय जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो उत्तर आइए देखते हैं। तो इसको 2 तरह से हम लोग समझेंगे किसे कहते हैं और संक्षेप में बताना है इसको। तो आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीवों को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, और दूसरा जो आपका है, जैसा कि आप जानते हैं कि मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की कमी, तेज़ धूप तथा गर्म बालू पर चलना। ठीक है, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे स्पष्ट रूप में अनुकूलन को संक्षेप रूप में यहाँ पे स्पष्ट किया है आपको। ठीक है, तो इस तरह से 6 नंबर प्रश्न आपका है, जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। ठीक है, जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषताओं को संक्षेप में लिखना है, तो इसको लिख दीजिए। जलीय जंतु के शरीर पर जलरोधी सल्क पाए जाते हैं। जलरोधी का मतलब कि जल उसके शरीर में ढुकता नहीं है, रोध मतलब वो परत होता है वो। ठीक है, यानी जल रोकने की सल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं, जैसे क्लोम, गिल होते हैं, जैसे कि मछली होती है उनमें गल्स होता है ना, गिल्स होता है, उसको बोलते हैं। जैसे क्लोम को गिल बोलते हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित तथा चपटे वाला पंख होता है। मतलब कि जो तैरने के लिए इनका जो शरीर होता है धारा से रेखित, मतलब कि रेखा प्रकार का होता है, धारीदार तथा चपटे पंख वाला होता है। गर्दन का अभाव होता है, यानी कि गर्दन इनमें नहीं पाई जाती, अभाव मतलब नहीं होता है वो, तथा आँखों पर निमेषक पटल होती है। ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूलन है। तो इस तरह से इसको समझ करके आप याद करिएगा तो याद हो जाएगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन तो है थोड़ा आंसर, लेकिन इसको समझिए। ठीक है, एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो खुद अच्छा से लिख देंगे। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे ऐसे लिखना है, कोई भी प्रश्न को रटना नहीं है, उसको समझना है, तब इसका आंसर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उभयचर जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित बताइए। उभयचर जीव, ठीक है, उभयचर जीव जैसे मेढक के पश्चपाद के पादजाल में तैरने तथा लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त यह जल में त्वचा द्वारा तथा स्थल पर फेफड़े द्वारा श्वसन करता है। जो मेढक होता है ना, वो जल में किस अंग द्वारा श्वसन करता है? त्वचा के द्वारा। तो ये मतलब क्वेश्चन अभी ऊपर हम लोग पढ़े भी थे, खाली स्थान में आया था। और जो ज़मीन पर आता है जब, तो वो फेफड़े के द्वारा श्वसन करता है। ठीक है, क्योंकि मेढक जो होता है जल में रहता है और थल में, दोनों भी रह सकता है। 8वां प्रश्न है, वायवीय जंतुओं में अनुकूलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं, हम लोग संक्षेप में वर्णन करते हैं, 2 पार्ट में समझेंगे इसको। पहला इसमें है कि पक्षियों का शरीर वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है। देखिए, अनुकूलन समझते हैं जैसे कि वायु में, जैसे कि किसी उसके समान वो चल सकते हैं, रुकावट कोई पैदा नहीं होता है, उसी को बोलते हैं अनुकूल। ठीक है, यानी हवा के वातावरण के अनुकूल होता है। इनके शरीर का आकार नौकाकार तथा धारा रेखित होता है। इनके अग्रपाद ही पंखों में रूपांतरित होते हैं। जो आगे का पैर होता है ना, वो पंखों में ही रूपांतरित होते हैं, जो उड़ने में सहायता देते हैं वो। ठीक है, इनकी हड्डियाँ यानी अस्थियाँ, हड्डी बोलते हैं, खोखली एवं वायु से भरी होती है, जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायु कोषों में हवा भर जाती है, जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। इस तरह का विशेष रूपांतरण केवल पक्षियों में होता है, जैसे तोता, कबूतर, गौरैया आदि। और जो दूसरा है, कीटों के बारे में समझिए। ठीक है, इनका अनुकूलन कैसे होता है, मतलब उनके समान कैसे रह सकते हैं। जैसे कि आप कीटों को ध्यान से देखें, इनका शरीर छोटा होता है, जैसे कि जो तितली होती है, मधुमक्खी होती है, घरेलू मक्खी होती है ना, छोटा होता है। इनका शरीर अन्य अकशेरुकीय मतलब कि इसमें हड्डी नहीं पाया जाता है। ठीक है,
अकशेरुकीय जंतु जैसे केचुआ, घोंघा की तुलना में भी हल्का होता है इनका शरीर। ठीक है, होता है जब ये उड़ते हैं तो 2 जोड़ी पंख फैला लेते हैं। ठीक है, 2 जोड़ी पंख फैला लेते हैं। इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं जिनसे शरीर में हवा भरती और निकलती है। इसी कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है और ये आसानी से उड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से, तितली हो गया, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी, तो इतना उदाहरण आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, मंदार किस वातावरण में उगने वाला पौधा है? मंदार किस वातावरण में उगने वाला पौधा है? मंदार स्थलीय वातावरण में उगने वाला पौधा है, यानी कि स्थल पर ये पौधा उगता है। किन्हीं 2 उभयचर जंतुओं के नाम लिखिए। तो हम लोग जानते हैं मेढक और सैलामेंडर। ठीक है, इसका शायद नाम नहीं जानते होंगे हम लोग भी। ठीक है, और ये जो जानते हैं सब लोग। और भी उभयचर जंतु हैं तो कोई भी लिख सकते हैं, ऐसे 2 लिखना ही है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन जो है, जलीय अनुकूलन में पंख की भूमिका बताइए। तो इसमें क्या काम होता है? वो जलीय अनुकूलन में पंख जो होते हैं, पंख की क्या भूमिका होता है? तैरने में सहायक होते हैं। जो जलीय अनुकूलन मतलब जो जल में जीव रहते हैं उनके पंख क्या हो सकता है? क्योंकि चिड़िया तो पंख से उड़ती है अपना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो होती है, जो जल में जैसे मछली होती है जो देखते हैं इस तरह से हिलाती रहती है ना, तो उनको क्या होती है, जो पंख होती है तो वो तैरने में सहायता करता है ये। तो यही इसका उत्तर यही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोगों का है, अपने आसपास भ्रमण करके जलीय, स्थलीय और वायुवीय पक्षियों तथा पौधों के नाम लिखिए। तो इसका आप कोई ज़रूर नहीं कि यही लिखेंगे आप लोग, मतलब आपके पास में जो भी और भी कोई जीव जंतु है उसका भी नाम इसको लिख सकते हैं। जलीय मतलब जल में जो जीव रहता है, स्थलीय स्थल पर रहता है, वायुवीय पक्षियों पौधों के नाम लिखना है। तो यहाँ पे जंतु पक्षी लिख दिया है और पौधे यहाँ पे लिख दिया गया है, और जलीय में लिख देंगे इस तरह से बना करके। तो जलीय में हो जाएगा आपका मछली, मेढक। ठीक है, पौधे आपका सिंघाड़ा, कुमुदनी, हाइड्रिसिला, और स्थलीय में बिल्ली, कुत्ता, सियार, भैंस, गाय, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और पौधे में आपका नागफनी, नीम, अमरूद, आम, मतलब पौधा भी कोई लिख सकते हैं। ऐसे तो 2 4 5 याद रहना चाहिए पौधा, ताकि कुछ भी लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि यही जो लिखा गया यही लिखेंगे आप लोग भी। आप कोई पौधा भी लिख सकते हैं जो स्थल में होता है। और वायुवीय में मतलब कि हवा में उड़ने वाले तितली, कबूतर, चिड़िया, और ये पौधे तो छोड़ देंगे, जैसे तो पौधा तो उड़ेगा नहीं हवा में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा इसका ये। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊँट में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं? जो ऊँट होता है तो इसके अनुकूलन में कैसे विशेषता पाई जाती है ये बताना है। ऊँट में जल संचय की क्षमता होती है, खुरदरी त्वचा, लंबे पैर, गद्देदार तलवे, रेगिस्तान के लिए अनुकूलित होते हैं, यानी उसके अनुकूल वो चलता है। हम लोग बालू पर दौड़ेंगे तो हम लोग का पैर पकड़ने लगता है, जाम हो जाता है। और जो ऊँट होता है उनके जो गद्देदार तलवे होते हैं वो उनके अनुकूल होता है, यानी उसी के समान वो बढ़िया दौड़ता है। मतलब उसमें बालू में तेज़ दौड़ते हैं वो लोग ऊँट। ठीक है, गद्दार मतलब गद्देदार होता है ये। तलवे मतलब समझते हैं जो हम लोग एड़ी के नीचे पैर होता है वो, उनके जो नीचे पैर होता है उसको तलवे बोलते हैं। इस तरह से आपका 14 नंबर प्रश्न है, पक्षियों में उड़ने के लिए, ठीक है, पक्षियों में उड़ने के लिए अनुकूलन किन विशेषताओं के कारण होता है? जो पक्षियाँ उड़ते हैं हम लोग, पक्षियाँ उड़ती है जो, तो इसमें जो आगे का पैर होता है जो पंख में मतलब कि रूपांतरण का वो काम करता है। ठीक है, पंख में रूपांतरण होता है। देखिए पक्षियों में अग्रपाद माने आगे का पाँव, ठीक है, अग्रपाद का पंख में रूपांतरण नहीं होगा, रूपांतरण खोखली हड्डियां तथा वायु कोश उड़ने में सहायता करते हैं। तो इस तरह से मतलब ये जो वायु कोश यानी कि हड्डियों में जो वायु भर जाती है ना, खोखला होता है तो ये सब क्या करते हैं, उड़ने में उनको सहायता करता है। यही पूछा है इसमें कि पक्षियों में उड़ने के लिए अनुकूलन की किन विशेषताओं के कारण होता है, यानी कि उसका अनुकूलन मतलब कि उस तरह से उसका समान होना चाहिए, और प्रतिकूल मतलब उसका विपरीत होना चाहिए। तो यहाँ पे यही इसका होता है अनुकूलन और प्रतिकूलन का मतलब। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।